हेलो गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में ये यूका है ना, मियाबी की बचपन की दोस्त और तुमसे इसे बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हो। इस कैरेक्टर का कुछ सीक्रेट पता चला है। ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है और पहले बात मियाबी नात्सुओ से प्यार करती है और दूसरी तरफ यूका कुछ जरूरी सीक्रेट पता चला है। तो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अपने नए रूप के लिए। फिर नात्सुओ बोलता है एवरेज। सुजुको बोलती है हाँ, तुम्हारी कहानियां शुरुआत में दिलचस्प और थोड़ी अलग लगती हैं, लेकिन वहाँ प्लॉट ज्यादा आगे नहीं बढ़ता और कैरेक्टर्स की अपनी कोई खास पहचान नहीं होती। इस वजह से मैं लगभग अंदाजा लगा सकती हूँ कि कहानी किस दिशा में जा रही है। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगा कि ये एवरेज लोगों की एवरेज कहानियां हैं। ईमानदारी से बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कहानियों की किताब बनाने का कोई फायदा है। फिर अंकल बोलते हैं अब बस भी करो, देखो हर किसी का अपना स्टाइल और पसंद होती है। माफ करना फूजी-कुन, वो कभी कभी जरूरत से ज्यादा मुंह फट हो जाती है। खैर, हम अब तुम्हारा और वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। फिर वो चली जाती है। नात्सुओ बोलता है इसने तो मुझे हैरान ही कर दिया। सुताया बोलता है क्या बुरा लग रहा है? ये सब सुनकर तुम्हें कैसा लगा? नात्सुओ बोलता है क्या आपको पूछने की भी जरूरत है सुताया-सान? बेशक मुझे बुरा लगा है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सुताया-सान बोलता है गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। माना कि वो शायद एक जीनियस हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिखने के अंदाज में तुम्हारा टैलेंट और पोटेंशियल देख सकता हूँ। तुम्हारी राइटिंग भले ही दिखावटी ना हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये रीडर्स के दिल को छू सकती है। बस इसे थोड़ा रिफाइन करने की जरूरत है। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। चलो एक जबरदस्त बुक बनाते हैं, एक ऐसी जो मार्केट में आते ही छा जाए। फिर सीन घर पर शिफ्ट होता है। फिर रूई बोलती है क्या तुम अभी तक जागे हुए हो? क्या तुम नहाने जा रही हो? नात्सुओ बोलता है मैं सुबह नहा लूंगा। रूई बोलती है तुम क्या पढ़ रहे हो? नात्सुओ बोलता है ओह ये एक टेस्ट रन जैसा है जो किताब पब्लिश होने से पहले होता है। एक एमेचर ऑथर की किताब जल्द ही आने वाली है। मैंने उसका प्रूफ पढ़ने के लिए मांगा था। जाहिर तौर पर वो एक जीनियस 15 साल की ऑथर है जो अभी भी हाई स्कूल में है, तो मैं उसका काम खुद चेक करना चाहता था। नात्सुओ बोलता है ये सच में बहुत अच्छा है। ये थोड़ा पुराने ढंग का है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे ही दिलचस्प किताब कहते हैं। इसकी रफ्तार बहुत अच्छी है और ये आपको पढ़ते रहने पर मजबूर कर देती है। प्लॉट में सस्पेंस और एक्शन दोनों है और इसमें यंग अडल्ट फिक्शन और रोमांस की झलक भी है। ये मेरे लिखने के तरीके से बिल्कुल अलग है, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये कितना ज्यादा अच्छा है। कोई शक नहीं, ये पक्का बिकेगी। नात्सुओ सोचते हुए चुताया की बात को, चलो एक जबरदस्त बुक बनाते हैं, एक ऐसी जो मार्केट में आते ही छा जाए। रूई बोलती है लेकिन तुम्हारी कहानियां तो। फिर नात्सुओ तुरंत बोलता है हे रूई, तुम्हारे पास बहुत सारी मिस्ट्री बुक्स वगैरह है ना, क्या मैं कुछ उधार ले सकता हूँ? रूई बोलती है श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सीन चेंज होता है। नारा बोलता है ठीक है, सब ग्रुप बना लो। क्या सबके पास कॉपी है? हम अब अपने अगले प्ले के बारे में बात करेंगे। हम इसे नवंबर में स्कूल फेस्टिवल के दौरान दिखाने का प्लान कर रहे हैं। हर साल यहाँ काफी भीड़ होती है क्योंकि कैंपस के अंदर ही है और टिकट सस्ती होती है। चलो अपना बेस्ट देते हैं ताकि सब हैरान रह जाएं। अब हमारी प्लेराइट इसका कॉन्सेप्ट समझाएगी। हना, अब तुम्हारी बारी है। हना बोलती है ठीक है। इस बार की कहानी 70s के एक कैबरे पर बेस्ड है। मैंने सोचा हम इसे थोड़ा सेक्सी टोन देंगे और कुछ म्यूजिक और डांस नंबर्स डालकर इसे एक हल्का फुल्का और मजेदार शो बनाएंगे। प्रोटैगनिस्ट एक डिटेक्टिव है। उसे कैबरे की मालकिन के बारे में कुछ शेडी अफवाहों की छानबीन करने के लिए हायर किया जाता है, लेकिन उसके साथ जुड़ना भारी पड़ जाता है और वो हर तरह की मुसीबत में फंस जाता है। हना बोलती है बस यही मेन आइडिया है, मैं बाकी डिटेल्स काम के साथ साथ तय करूंगी, तो अगर ये बिल्कुल बदल जाए तो बुरा मत मानना। फिर चीका थोड़े गुस्से में हे बोलती है। फिर नात्सुओ मन में बोलता है बेमिसाल, मैं सिर्फ समरी से ही बता सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा। इसके सारे कैरेक्टर्स यूनिक और पसंद आने लायक है। ये कहानी तो एक पूरी किताब या किसी ड्रामा की तरह भी काम कर सकती है। सच में कितने अफसोस की बात है। नारा बोलता है सबसे खास कैरेक्टर ये मालकिन है। वो एक चालाक हसीना है जो किसी भी मर्द को अपने जादू में फंसा सकती है। एक्टर्स, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को ध्यान में रखकर काम करो। हम बाद में ऑडिशन की डेट अनाउंस करेंगे।
फिर देखते हैं सरीजावा उसे देख रही है। गाइस, सरीजावा तो एक छोटी सी बच्ची की तरह लग रही है। सेरिजावा अब भी उसको देखकर ब्लश कर रही है। नात्सो मन में बोलता है, हाना सेंपाई कमाल की हैं। मुझे लगता है इसी को मार्केटेबल बुक कहते हैं, कुछ ऐसा जिसमें पजल सॉल्व करने को हो और जो लोगों को बहुत पसंद आए। शायद मुझे कभी उनसे स्टोरी बिल्डिंग के लिए कुछ एडवाइस मांगनी चाहिए। फिर सेरिजावा बोलती है, हेलो नात्सुकुन। नात्सो बोलता है, हाँ सेरिजावा, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? सेरिजावा बोलती है, वो तुम अचानक से मुड़ गए, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। गाइस, सेरिजावा बहुत प्यारी है और गाइस ये एक अंडररेटेड कैरेक्टर है, इसको हर कोई नहीं जानता। अब तो कुछ नहीं, तुम आगे चल के इसको पसंद करने लगोगे। सेरिजावा बोलती हैं, क्या तुम इस बार स्क्रिप्ट लिखने में इन्वॉल्व हो? नात्सुओ बोलता है, नहीं, ऐसा लग रहा है कि हाना सेंपाई ही सब कुछ संभाल रही हैं, इसलिए मैं मटेरियल और बाकी चीजें इकट्ठा करने में उनकी मदद करने का प्लान कर रहा हूँ। सेरिजावा बोलती हैं, ओ आई सी। नात्सुओ बोलता है, मुझे यकीन है कि तुम खुश हो कि इस बार हाना सेंपाई प्ले राइट है ना? तुमने फॉरेस्टर ड्रामा क्लब इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि तुम उनके किसी शो में एक्ट करना चाहती थी, सही कहा ना? फिर सेरिजावा धीरे से मंबल करते हुए बोलती हैं, अब नहीं, मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट्स भी पसंद है। फिर सेरिजावा जोर से बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी। सेरिजावा अचानक शर्मा कर बोलती है, नेवर माइंड, छोड़ो ये सब। नात्सो हैरानी से मन में बोलता है, इससे क्या हुआ? फिर बोलता है, क्या तुम फिर से लीड रोल की कोशिश कर रही हो? सेरिजावा बोलती है, बेशक, मैं उसके लिए ऑडिशन देने का प्लान कर रही हूँ। फिर यूका उन दोनों को बातें करते हुए देख रही है। नात्सो बोलता है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। सेरिजावा बोलती है, तुम्हें ऐसा लगता है? नात्सो बोलता है, I mean, तुम उतनी सेडक्टिव तो नहीं लगती हो, लेकिन तुम्हारे स्किल्स के साथ मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे कर दिखाओगी। मैं इसे खुद देखना चाहूंगा। फिर सीन चेंज होता है और युका बोलती है, मुझे लगता है कि इस बार मुकाबला काफी सख्त होगा। सेरिजावा बोलती है, क्या? युका बोलती है, क्योंकि सेकंड और थर्ड ईयर वाले भी इस शो के लिए ऑडिशन दे रहे हैं ना? सेरिजावा बोलती है, ओ हाँ, सही कहा। युका बोलती है, फर्स्ट ईयर वाले भी काफी एक्साइटेड है, खास तौर पर कुजुओ कासान। वो बार बार कह रही थी कि वो इस रोल को निभाने के लिए मरी जा रही है। युका सेरिजावा से, क्या तुमने कभी एक्टिंग स्कूल में ऐसे लुभावने किरदार निभाए हैं? सेरिजावा बोलती है, नहीं, वो स्कूल मिडिल और हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए था, इसलिए हमें कभी ऐसे रोल्स नहीं मिले जो ज्यादा सेक्सी हों। युका बोलती है, वेल, अब इसे करना शायद ज्यादा आसान हो क्योंकि अब तुम प्यार को समझती हो। फिर सेरिजावा ब्लश करती हुए देखती है। युका बोलती है, तुम्हें इनकार करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इतने वक्त से जानती हूँ कि इतना तो समझ ही सकती हूँ। वैसे मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि वो तुम्हारा टाइप है। तुम्हें फुजीकुन में ऐसा क्या अच्छा लगता है? सेरिजावा बोलती है, वो क्या है उसमें? जब हम प्ले पर साथ काम कर रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि वो एक ऐसा इंसान है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। युका बोलती है, तो मुझे लगता है कि मैं भी अब सिर्फ बैठकर तमाशा नहीं देख सकती। सेरिजावा बोलती है, हाँ, क्या तुमने कुछ कहा? युका बोलती है, नहीं, बस अपने आप से बात कर रही थी। फिर सेरिजावा के घर का सीन दिखाया जाता है, अपने कमरे में टीवी पर कुछ देखते हुए। कैरेक्टर टीवी पर बोलता है, तुम बहुत दूर से आए हो, तुम थक गए होगे, क्या तुम्हें रहने के लिए कोई जगह मिली? दूसरी कैरेक्टर बोलता है, नहीं, वेल, ये तो अच्छा नहीं है, आज रात बहुत बारिश हो रही है, मेरा कमरा ऊपर है, अगर तुम बाद में मुझसे मिलने आओ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। सेरिजावा बहुत ध्यान से देख रही है और फिर सेरिजावा फोन पर कुछ कर रही है। फिर सेरिजावा कोशिश करते हुए बोलती है, मेरा कमरा ऊपर है, अगर तुम बाद में मुझसे मिलने आओ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। फिर सेरिजावा मायूसी से मन में बोलती है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर वो नारा की बात को याद करती। नारा बोलता है, वो एक चालाक हसीना है जो किसी भी मर्द को अपने जादू में फंसा सकती है। फिर सेरिजावा नात्सु बमन में याद करते हुए बोलती है, किसी भी मर्द को अपने जादू में फंसा सकती है। फिर सेरिजावा थोड़ी सी ब्लश करती है और फिर पता नहीं सेरिजावा के मन में कैसे कैसी थिंकिंग आ रही है। फिर सेरिजावा अपने आप को मिरर में देखते हुए है और वो बिल्कुल नेकेड है और बस उसने नीचे का पहन रखा है। चैप्टर का नाम है जवानी की परेशानियां। फिर सेरिजावा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और बिस्तर पर लेट जाती है और वो अपनी नीचे का भी हल्का सा उतार लिया है। फिर वीडियो में कैरेक्टर लड़की बोलती है, मुझे पता था तुम आओगे, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी तन्हाई थी। सब ठीक है, आज रात चलो बस एक ख्वाब में खो जाते हैं। फिर सेरिजावा धीरे से दोहराते हुए बोलती है, सब ठीक है, आज रात चलो बस एक ख्वाब में खो जाते हैं। गाइज, अगर किसी को इमेज देखनी है तो बोल देना कमेंट में। अगर कमेंट आया तो फिर मैं अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, या फिर तुम गूगल पर डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड मंगा देख सकते हो। चैप्टर है 163 और 164। फिर मूवी में वो शुरू होता है और सेरिजावा का हाथ स्लिप हो रहा है। तभी फिर देखते हैं किसी का फोन आ रहा है और वो चेक करती है
और वो कॉल यूका का होता है। सेरिजावा बोलती है, हेलो यूका। फिर यूका बोलती है, हे मियाबी, तुम आज कैरेक्टर में ढलने को लेकर काफी परेशान लग रही थी, तो मैंने सोचा पूछ लूं कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। क्या तुम अभी बिजी हो? सेरिजावा बोलती है, ओ नहीं। यूका बोलती है, मैंने कुछ ऐसी मूवीज के बारे में सोचा है जो तुम्हें शायद कुछ आइडियाज दे सके। क्या तुमने कभी इन द मून्स एम्ब्रेस का नाम सुना है? सेरिजावा बोलती है, नहीं, मैंने नहीं सुना। रुको, मैं इसे लिख लेती हूँ। यूका बोलती है, इसके अलावा लव ट्रैप, यंग किलर्स और फिर सेरिजावा बोलती है, मैं अभी लव ट्रैप ही देख रही थी। यूका बोलती है, सच में? वो शायद इस रोल के सबसे करीब है। सेरिजावा बोलती है, मे बी, हाँ, आहा, सही कहा, मैं बाकी मूवीज भी देखूंगी, शुक्रिया। फिर सेरिजावा घबराते हुए मन में बोलती है, मुझे कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। फिर सीन यूका पर शिफ्ट होता है और यूका मन में सोचते हुए और गाना सुनते हुए फिर बोलती है, कोई नहीं जानता मैं कैसा महसूस करती हूँ, मगर ठीक है, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफी है, बस काफी है। नत्सुओ की फोटो देखते हुए, मैं उसे तुम्हारी मुस्कुराहट मुझसे चिन्हने नहीं दूंगी। फिर सीन चेंज होता है और एक लड़की बोलती है, ओह देखो, वो हियामा सेंपाई है। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ, कहाँ? लड़की बोलती है, वहां ऊपर। दूसरी लड़की बोलती है, ओ हाँ, मुझे हैरानी है कि तुमने उसे ढूंढ लिया। लड़की बोलती है, उसे पहचानना काफी आसान है, वो हमेशा पूरे काले कपड़े पहनता है। दूसरी लड़की बोलती है, सही कहा। लड़की बोलती, मुझे हैरानी होती है कि क्या वो अपने कपड़ों को लेकर बहुत पिकी है। दूसरी लड़की बोलती है, बिल्कुल स्टीव जॉब्स की तरह, है ना? फिर स्टेशन अनाउंसमेंट स्पीकर बोलता है, ट्रेन जल्द ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है, आपकी सुरक्षा के लिए कृपया पीली लाइन के पीछे खड़े रहें। फिर नारा आता है और बोलता है, मॉर्निंग यूजी, क्या तुम्हारी भी आज सुबह क्लास है? यूजी बोलता है, रियू। फिर रियू बोलता है, सुबह के लेक्चर्स बहुत बेकार होते हैं ना, मुझे तो अपने आप को बिस्तर से घसीट कर बाहर निकलना पड़ता है। फिर नारा बोलता है, यूजी, कोई भी ऐसा नहीं चाहता, ना मैं और ना ही तुम। यूजी बोलता है, मुझे पता है, सॉरी। फिर सीन चेंज होता है। नात्सु फोन पर बोलता है, हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी कहानी सेलेक्ट नहीं होगी? ये बात कहां से आई? क्या तुमने नहीं कहा था कि एडिटर इन चीफ को यह पसंद आई थी? सुताया फोन पर बोलता है, मुझे माफ करना, ऑफिस में सब लोग अजामीना की बुक के बारे में बात कर रहे हैं। जब से वो सेल पर आई है, वो उस पर एक फीचर करना चाहते हैं, और लाइनअप को देखा जाए तो हर इशू अगले कुछ वक्त तक फुल रहेगा। मैं इसे फिट करने की कोशिश कर सकता हूं अगर कोई और ऑथर अपनी डेडलाइन मिस कर दे। लेकिन फिर नत्सु फोन कट कर देता है। दोस्त बोलता है, क्या हुआ, कोई बुरी खबर है? नत्सुओ बोलता है, मेरी शॉर्ट स्टोरी जो वो पब्लिश करने वाले थे वो कट हो गई है। दूसरा दोस्त बोलता है, ये क्या बात हुई, क्या ये पहले से पक्का नहीं हो गया था? दोस्त बोलता है, तो क्या अब तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे? नत्सुओ बोलता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। नत्सुओ मन में बोलता है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि मैं उतना अच्छा नहीं था। फिर टोगेन के घर पर सीन आता है और टोगेन बोलता है, सोतया ने मुझे बताया तुम्हारी शॉर्ट स्टोरी के बारे में। नात्सुओ बोलता है, हाँ, उन्होंने इसे पब्लिश ना करने का फैसला किया है। टोगेन बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। नात्सुओ बोलता है, सही में बुरा हुआ, लेकिन मुझे लगता है इसका मतलब सिर्फ यही है कि एक राइटर के तौर पर मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। टोगेन बोलता है, इस बात को दिल पर मत लो, जब आप शुरुआत कर रहे होते हो तो ऐसा अक्सर होता रहता है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरी भी बहुत सारी कहानियां ड्रॉप कर दी गई थीं। नात्सुओ बोलता है, आपको उस 15 साल की लड़की के बारे में पता है जिस पर वो फीचर कर रहे हैं? मैंने उसकी बुक पढ़ी, वो सच में बहुत कमाल थी। इस पर एक टीवी शो आसानी से बन सकता है। जब मैंने इसे पढ़ा, मैंने सोचा, यार ये तो जबरदस्त बिकेगी। टोगेन बोलता है, बिक्री के लिए लिखे या दिल की तसल्ली के लिए? ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा सामने आती है। अगर हम किसी एक पर ही ध्यान दे पाते तो जिंदगी आसान होती। नत्सुओ बोलता है, मैं जानता हूं, सबसे बेहतर तो दोनों का सही मिक्सचर ढूंढना है, लेकिन बहुत कम राइटर्स शुरुआत से ही ऐसा कर पाते हैं। ये तो सिर्फ कुछ गिने चुने जीनियसेस ही कर सकते हैं। एक ऐसी ही जीनियस से मिलकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है, और क्योंकि मैं कोई जीनियस नहीं हूं, इसीलिए अभी के लिए मुझे वही लिखने की कोशिश करनी होगी जो मार्केट में बिका सके। मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे लोग वो पढ़ें जो मैं उन्हें पढ़ाना चाहता हूं। तो अभी मैं हर तरह की। फिर डोरबेल की डिंग डोंग। डिलीवरी मैन बोलता है, डिलीवरी। नत्सुआ बोलता है, अभी आया। टोगेन बोलता है, अगर हम खुद की तुलना दूसरों से ना करें तो जिंदगी बहुत आसान होती। फिर सीन चेंज होता है और सेरिजावा बाहर अकेली खड़ी है
और मन में नात्सू को इमेजिन कर रही है। और नात्सू बोलता है, तुम सच में उतनी लुभावनी तो नहीं लगती हो, लेकिन मैं इसे तुम्हारी एक्टिंग देखना चाहूंगा। फिर मियाबी सोचते हुए बोलती है, शायद मैं वो सेंशुअल वाइब नहीं ला पाऊंगी जब तक मेरे पास उस तरह का एक्सपीरियंस ना हो। लेकिन अगर ये सच होता तो लोग मर्डरर्स का किरदार कैसे निभाते? लड़की बैकग्राउंड में बोलती है, सरीजावा-सान, उस पर उम्मीद मत रखो। मेरा मतलब है वो सुंदर तो है और सब कुछ, लेकिन वो थोड़ी जिद्दी है। तुम्हें नहीं लगता? तुम बता सकती हो? बिल्कुल, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसने कभी किसी को किस तक नहीं किया होगा। इस बार सरीजावा-सान को लीडिंग रोल मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे उसकी एक्टिंग कितनी भी अच्छी हो, जब तक उसने उस सुख का स्वाद न चखा हो। गाइज, ये बात वो लड़की बोल रही जो रोज नए नए बॉयफ्रेंड बनाती है। फिर वो लड़की बोलती है, वो बस ऐसा लगेगा जैसे वो दिखावा कर रही है। फिर मियाबी इन बातों को सुनकर काफी दुखी और परेशान दिखती है। वो उन लड़कियों को एक लड़के के साथ किसिंग करते हुए देखती है और उसे अपनी एक्सपीरियंस की कमी का एहसास होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नात्सू पर। नात्सू बोलता है, अकीमोतो सेंपाई, क्या हना सेंपाई आज यहाँ है? अकीमोतो सेंपाई बोलती है, हाँ वो यहीं है। नात्सू बोलता है, क्या आपको लगता है वो क्लब रूम आएंगी? अकीमोतो सेंपाई बोलती है, शायद। फिर सीन सेरेजावा पर शिफ्ट होता है। युका बोलती है, अच्छा क्या कुटिया है? मियाबी बोलती है, मैं इतनी गुस्सा थी कि कुछ देर तक हिल भी नहीं पाई। क्या उसे लगता है कि वो मुझसे बेहतर है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है? लेकिन मैं जानती हूँ कि वो सही कह रही है। फिर थोड़ा सैड फील करते हुए बोलती है, ये मुझे इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि ये बात मेरे दिल को लगी है। अगर मुझे कोई किसिंग सीन करना पड़ा तो मैं उसे कन्विंसिंग असली कैसे बना पाऊंगी जब मैंने आज तक किसी को किस या डेट तक नहीं किया? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। युका बोलती है, तो फिर क्या तुम मुझ पर ट्राई करना चाहोगी? मिया भी बोलती है, हाँ क्या कह रही हो युका, मजाक बंद करो। युका बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम तब तक नहीं समझ पाओगी जब तक तुम इसे ट्राई नहीं करती, तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। हम दोनों लड़कियां हैं और ये सिर्फ प्रैक्टिस है, तो तुम्हें इसे अपना पहला केस या ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ रोल के लिए है ना? फिर सेरिजावा उसको हैरानी से देखती है। फिर यूका मन में बोलती है, कोई भी कभी जान नहीं पाना चाहिए कि मेरे पास तुम्हारे नाम का एक फोल्डर है जिसमें तुम्हारी फोटोज हैं। फिर नात्सू पर सीन शिफ्ट होता है। फिर नात्सू बोलता है, क्या तुमने हाना सेंपाई को देखा है? लड़का बोलता है, अभी तक तो नहीं। फिर नात्सू उधर आता है जहां यूका और सेरिजावा होते हैं और फिर यूका मन में बोलती है, या ये कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में हूँ। फिर देखते हैं यूका और सेरिजावा किस कर रहे हैं और नात्सू उन्हें देख लेता है और नीचे देखते हैं कि यूका के कंप्यूटर में मियाबी की फोल्डर होती है। गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।